जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में चूंकि बेसिक अकाउंटिंग चल रहा है, कल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जिक्र किया। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बाबू? 1 अप्रैल से। कब तक चलता है? 31 मार्च। इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24। क्या चल रहा है? 23-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा और हमने ये समझा कि सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को समझना है, फिर उसकी जर्नल एंट्री करनी है, फिर उसके बाद लेजर की पोस्टिंग करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में बनेगा हमारा बैलेंस शीट, जिसे आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अकाउंटिंग में प्रयोग होने वाले वो शब्द, अकाउंटिंग पढ़ने से पहले या समझ करने से पहले अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम उन पे एक नजर डालेंगे, उनको समझेंगे कि अगर कोई शब्द अकाउंटिंग में यूज किया जा रहा है तो उस शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम किसी ट्रांजेक्शन को समझ नहीं पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? तो समझने के लिए हमें उन शब्दों को एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसका नाम है अकाउंटिंग टर्म। क्या नाम है? अकाउंटिंग टर्म। इसका नाम इसलिए दिया गया है कि अकाउंटिंग के भीतर इन शब्दों का यूज बहुत ज्यादा है और बार बार है, रिपीट रिपीट, अगेन एंड अगेन। समझ रहे हैं ना? तो अब इन शब्दों का मतलब पहले पढ़ेंगे। बहुत सारे शब्द, लगभग 31 टर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, जो आपको समझना है। फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो हमें जानना है वो है अकाउंट। क्या है? जिसको आप बोलते हो खाता। क्या बोलते हो? खाता। कहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स और लाइबिलिटी, यानी दायित्व, एक्सपेंसेस या इनकम पे पड़ता है। अकाउंट का मतलब, अकाउंट से ही बताता है कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट, तब ना है। तो ये सब बताता है। सबसे पहले चीज, कोई बच्चा खड़ा हो जाए, जैसे कि किसको किसको, त्रिभुवन, खड़े हो जाओ। बताओ, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है? अगर आप, हाँ, आप एक कुशल व्यापार वाले हैं, व्यक्ति हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, पढ़ने में ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जो होंगी, जो जरूरी है स्टार्टिंग में? प्रॉपर तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट की होना चाहिए, वो सब है आपके अंदर। अब बताइए, क्या क्या चीज चाहिए आपको बिजनेस को चलाने के लिए स्टार्टिंग में, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है बिजनेस को चलाने के लिए? जैसे हमारी बॉडी है ना, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, हवा, मिट्टी, पता नहीं क्या है ना, वायु, सब है ना। तो वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें सपोर्टिव हैं, जो इम्पोर्टेंट है? क्या डिमांडिंग चीज है ना उसका, वो तो हम समझ रहे हैं। बिजनेस करने का मतलब यही है ना, कुछ सोच के स्टार्ट किए हैं आप लोग। डिमांडिंग पिरामिड जो भी होगा, तत्व है क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या चीजें का जरूरत पड़ती है बिजनेस को चलाने के लिए, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी आपको बिजनेस को चलाने के लिए? क्यों आइडिया नहीं है? आइडिया तो होना चाहिए पांडे जी। बैंक अकाउंट, हाँ। बताइए, छोटी चीज में आप लोग अच्छा अच्छा पता नहीं क्या कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कृष्णा, कृष्णा नाम खड़े हो जाइए, बताइए। पूंजी चाहिए, हाँ। और भाई, हाँ? अरे भाई, सब फिक्स है तुम्हारा, जो भी करना है तो बताइए। हम तुमको हम तुमको मान लिए हैं कि तुम एक कुशल बिजनेसमैन हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, कूट कूट के। अब बताइए, क्या क्या चीज चाहिए? ऑडियंस बोल लेंगे आप लोग? ऑडियंस बोल लेंगे तो मतलब मैं बताऊं? जी जी, बताएंगे क्या? बताएंगे।
मतलब आप, इनका कहना ये है कि आप बताएं या हम बताएं, बात एक ही है। बैठ जाइए सब लोग। तो बिजनेस चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पहला चीज कि कैश। क्या है? कैश। दूसरा क्या है कि लैंड होना चाहिए, उस पे बिल्डिंग होनी चाहिए। हाँ, एसेट्स होने चाहिए, यानी जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं वो चीज होनी चाहिए। एसेट्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि फर्नीचर, हाँ, या व्हीकल्स, गाड़ी घोड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, या और वो चीजें भी, जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं वो चीज भी तो चाहिए। कल हम गेहूं के व्यापारी हैं तो गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे भैया पे? हाँ, तो ये मुख्य कारण है बिजनेस को जो चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं। हाँ, जमीन, हाँ, भूमि भवन, हाँ, कैश, संपत्ति जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल्स, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी भी तो चाहिए। ये सारी चीजें। आप ही खड़े हो जाइए फिर से त्रिभुवन। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बताइए? स्टेशनरी। हाँ, खड़े हो जाइए, चाहे बैठे बैठे बताइए, जगह ठंडा हो जा रहा होगा बाद में, बैठ जाइए। कहीं पसीनों का जो भाग होता है ना सर, हाँ, जहाँ मिलता है वहाँ को उसको मतलब स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी क्या था? अंकित सिंह, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कृष्णा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो लोग नहीं बताएंगे वो मेरे नंबर पे 9628 वाले पे गूगल पे कर देंगे। सिद्धि जी, बताइए इसका। अब तो बनाना पड़ेगा जी, बनने से बना देंगे। हाँ, क्या बोलिए? दैट्स द राइट आंसर। पढ़ाई से रिलेटेड चीजें जो होती हैं उन्हें हम स्टेशनरी शॉप बोला जाता है। कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्टेपलर, पेज, पेपर, ये सब क्या कहलाता है? स्टेशनरी शॉप। देखे होंगे दुकान पर लिखा होता है स्टेशनरी शॉप, और आप जाते हो वहां, जाते हैं कॉपी किताब चार्ट वगैरह खरीदते हैं ना। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। तो बना दिया जाएगा। ठीक है। तो जहाँ कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें मिलती है उन्हें स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी बोला जाता है। और स्टेशनरी को भी एक संपत्ति माना गया है। क्या माना गया है? यानी गायत्री एक बिजनेस चला रही है, और इसमें जो आपको नोट्स छाप के दिया जाएगा वो पेपर यूज हो रहा है। हाँ, वो क्या है? संपत्ति है। या यहाँ पे जितनी चीज आपको दिख रही है सिर्फ मुझे छोड़ के सब संपत्ति, ये प्रोजेक्टर, ये बोर्ड, ये कंप्यूटर, ये फर्नीचर जिसपे डेस्क पे बैठे हुए हैं, हाँ, ये फैन, ये सब क्या है? ये बल्ब, ये बोर्ड, ये तार, ये सब क्या है? संपत्ति है आपकी। इस व्यापार की क्या है? संपत्तियां हैं। समझ गए ना? संपत्ति किसे कहते हैं? व्यापार को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं, व्यापार को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं वही संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। समझ में आ गई बात ना? संपत्ति समझ गए, और आप ये भी समझ गए कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया बात। तो अब हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे थे जिसमें पहली बात आई थी किसका? अकाउंट का, खाते की बात आ रही थी। तो वही बात यहाँ पे कहा है कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट, संपत्ति पे, दायित्व पे, या खर्चों या इनकम पे पड़ता है। जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब क्या है? खाता है। या किसी पार्टी के नाम से खाता हो गया। आपका नाम से ही खाता होगा ना? हाँ, ये कैश अकाउंट के नाम से होगा आपका खाता? आपके नाम से होगा। ठीक है। वैसे ही बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। अच्छा, बिजनेस क्या होता है बाबू? जिसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं ना उसी को बिजनेस। प्रॉफिट ही कमाते हैं? हाँ, प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन बताने का तरीका क्या है? बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि उसका एक ही इंटेंशन होता है, क्या? प्रॉफिट गेन करना। क्या करना? प्रॉफिट गेन करना। तो आप ये ऐसे बोलेंगे कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, या ऐसा व्यक्ति, मतलब जो है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है? बिजनेस। तो इसमें देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस या व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार यानी कि बिजनेस। बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? तीन। पहला, मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादन करेंगे। ट्रेडिंग, जो उसका व्यवसाय करेंगे।
और सर्विस जो उसको प्रोवाइड करे। समझ रहे हैं ना? इन 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अगला है प्रोप्राइटर। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ दे दी है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ये होगी स्पेलिंग, सही है स्पेलिंग यही होगी प्रोप्राइटर। थोड़ा सा गलत दे दिया है। और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर। ऑनर क्या होता है? तो जो बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो जो बिजनेस में पैसा लगाने का जोखिम उठाता है। क्योंकि ये बताओ, हम अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हम पहले से जानते हैं कि प्रॉफिट होगा। वो तो हमारा एक इंटेंशन है ना कि प्रॉफिट होगा। लेकिन पैसा लगाना क्या, ड्रीम इलेवन पे पैसा लगा रहे हो जीतने के लिए, तो क्या लगा रहे हो? जोखिम ही उठा रहे हो ना। हाँ, जोखिम ही उठा रहे हो। जरूरी नहीं है जीतोगे ही, हार भी जाओगे। तो वही कह रहा है कि जो व्यक्ति व्यापार को चढ़ाने के लिए या लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा जो लगाता है, जोखिम जो उठाता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपनी का मालिक, यानी क्या कहता है? ऑनर या प्रोप्राइटर कहलाता है। अच्छा, प्रोप्राइटर को लोग ऑनर ऑनर को स्वामी लोग बोलते हैं, स्वामी भी बोलते हैं। यानी बिजनेस का मालिक लोग को ही स्वामी बोला जाता है। जैसे पहले के टाइम में औरतों का मालिक उसका हस्बैंड होता था, इसलिए औरतें अपने पति को स्वामी कह के बुलाते थे। स्वामी, खाना खा लीजिए। हाँ, बहुत रेस्पेक्ट देती थी भाई। आज नए तपड़िया दे रही हैं, पहले बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता था। आज तो नाम चल रहा है, कल फला नहीं। नहीं, अभी भी चल रहा है, बिटुआ का पापा खाना खा लीजिए, इस टाइप का चल रहा है अभी भी। लेकिन पहले था, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा था पहले की महिलाओं में और पुरुषों में। अब पुरुष भी रेस्पेक्ट देते थे महिलाओं की। और एक बात सही बताऊं आप लोगों को, याद रखिएगा, सर बताए थे और इसको फॉलो करिएगा। अगर आप अपनी पत्नियों को, महिलाओं को रेस्पेक्ट देते हैं, तो उस घर में तरक्की और उन्नति होती है। ये सच्चाई है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपकी शादी हो गई है, नई शादी हुई है, तो घर में जो महिलाएं हैं उनको अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं, तो घर में तरक्की और उन्नति होती है। ये सच्चाई है, इसको नहीं बदल सकते आप। और इफेक्ट बता रहा हूँ, आजमा के देख लीजिएगा कि घर में महिलाएं खुश, तो आपका परिवार खुश रहेगा। तो पहले के पुरुष भी महिलाओं को इज्जत देते थे। अच्छा, पुरुष किस नाम से बुलाते थे महिलाओं को? मतलब स्वामी कह के बुलाती थी। और ये देवी, देवी, देवी थोड़ा सा खाना लाइए, ऐसे रेस्पेक्ट। तो यहाँ प्रोप्राइटर और ऑनर का मतलब एक ही है, कंपनी का मालिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में पैसा लगाने का जोखिम उठा रहा है। एक जोखिम ही है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, देखिएगा। लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, या जो जिम्मेदार होता है कि व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई, उसकी जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जो जिम्मेदार होता है, वही कहलाता है प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर कहलाता है। स्पेलिंग नीचे वाली सही है, हेडिंग वाली गलत दे दी है प्रोप्राइटर की स्पेलिंग। ठीक है, आपको जब मिलेगा नोट्स सही कर लीजिएगा। अगला है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, आप जानते हैं पीरियड की बात यहाँ पे मंथ से, टाइमिंग से ही की जाती है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि आप आप जीएसटी वगैरह पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जीएसटी फाइल वगैरह कटाता है, तो उसका अकाउंटिंग एक पीरियड होता है। जैसे कि आपको काम मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे। क्वार्टरली का मतलब 6 माही के सालाना। हाँ, सालाना होता है ना। मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया हूँ, तिमाही होता है। क्वार्टरली का मतलब तिमाही। ये पता था लेकिन बोला नहीं। 6 महीना का बोलते हैं हाफ ईयरली। और एनुअल बोलते हैं वार्षिक को। दिमाग में आज ही डाल लीजिए। क्वार्टरली का मतलब थर्ड, या जैसा उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? 1/4 बोले आप ना। हाँ, 1/4 बोला। क्योंकि एक साल में कितने महीने? 12। तो उन्होंने बोला 1/4। दिखाई बोले हैं 3 चौको 12 हो जाएगा ना। तो चलिए, तो इसकी बात किया गया है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं समझिएगा। ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था की बात की गई। किसकी बात की गई है? संस्था की। अच्छा, एंटिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले लिख भी लीजिएगा कहीं, ENTITY।
एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। हाँ, केवल ये लिख लीजिएगा, एंटिटी का मतलब अस्तित्व होता है, और कुछ नहीं लिखना है। नोट्स तो मिलेगा ही, लेकिन फिर भी लिख लीजिए एंटिटी का मतलब क्या होता है। चले आगे। ठीक है, तो कहा है एंटिटी किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान लो अगर मैं बहुत ही फेमस हो गया, और अगर मैं एक छोटी संस्था में भी काम करूं, तो मेरे नाम पे लोग आएंगे वहां पर। अगर मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाता हूँ तब। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक अच्छा ट्यूटर हूँ, अच्छा बच्चों के पास मैसेज डिलीवर कर पाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर पाता हूँ, कन्विंस कर पाता हूँ, तो मैं अगर एक छोटी संस्था में भी काम करूंगा, तो मेरे पास बच्चे पढ़ने आएंगे। आप ही लोग भेजेंगे कि फलाना सर अच्छा पढ़ाते हैं। है कि नहीं है? तो ये मेरा क्या है? अस्तित्व है, कि मेरे नाम पे बच्चे पढ़ने आएंगे। अच्छा, वो अस्तित्व किसी बिजनेस का भी हो सकता है। जैसे पडरौना में कोई एक ऐसी मिठाई की दुकान होगी जो बहुत ही प्रसिद्ध होगी। वहां मालिक बैठे या वहां का कर्मचारी बैठे, वो दुकान वैसे ही चलेगी। कोई होगा पटना में मिठाई की दुकान जो फेमस है, शायद मान ली वही मान लीजिए। तो वहां लोग आंख बंद करके जाते होंगे। अब वहां कौन बैठता है कौन उठता है उससे मतलब नहीं है। ये लोगों को भरोसा है कि वहां मिठाई क्या होती है, अच्छी मिलती है, यानी उस दुकान का अस्तित्व। या किसी संस्था का अस्तित्व, जैसे सीआईटी का। यहाँ पढ़ाई कैसी होती है नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये लोगों को पसंद आ रही हैं, यानी इस संस्था का एक अस्तित्व। तो तीन अस्तित्व की बात होगी कि नहीं होगी? सबका अपना अपना एक अस्तित्व है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसका एक लीगल क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा। लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा, मौजूदगी होगी जिसकी। और जैसे कि पडरौना में कोई ज्वेलर्स की दुकान फेमस होगी, एस्परा है क्या, कि बालाजी, तो बालाजी का नाम हो गया, तो बालाजी का एक एंटिटी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? या कंबल वगैरह लेना है तो फेमस है नागरमल चहाड़िया, तो एक अस्तित्व बना है कि नहीं बना है? वैसे तो अस्तित्व का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगर ये चीज परिचित चर्चित है ये दुकान, तो यहाँ पे मैं भी बैठूं या तुम बैठो, बात एक ही होगा तभी चलेगा। समझ रहे ना? तो एंटिटी का मतलब समझ में आया बाबू आप लोगों को? अगला है ट्रांजेक्शन। क्या है? और ट्रांजेक्शन मतलब कल ही मैंने बता दिया था कि ट्रांजेक्शन का मतलब सौदा होता है। क्या होता है? सौदा, जिसे लेन देन भी कह सकते हैं। कह रहा है अच्छा सौदा किसके बीच में होगा? क्या हम अकेले सौदा कर लेंगे? मतलब कि मेरे अलावा भी कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। सिर्फ दो ही नहीं, दो हो या उससे अधिक हो, लेकिन दो से कम नहीं होने चाहिए। वही बात यहाँ कहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाला लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू भी होती है। अगर हम आपसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी? आखिर किस चीज का ट्रांजेक्शन करेंगे हम आपसे? कोई ना कोई वैल्यू होगी। वही बात कहा है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि परचेज गुड्स, यानी आपने सामान खरीदा, सामान आपने खरीदा किससे? किसी ना किसी से खरीदा होगा ना। या सेल्स ऑफ गुड, यानी सामान बेचा, किसको? किसी ना किसी को बेचा होगा ना। यही बात है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ट्रांजेक्शन समझ में आ गया कि और समझाए? आ गया? पूछा जाएगा ये सारे शब्द। अच्छा, नीचे करेंगे।
अगला है एसेट्स। क्या है? और अभी जस्ट मैं बताया हूँ, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। और संपत्ति किसे कहते हैं बच्चों? बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीजें उपयोगी हैं वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाते हैं? बस वही दिमाग। बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं वही क्या कहलाती हैं? संपत्ति कहलाती है। और यह दो टाइप की होती है। संपत्ति कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप। एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। अब समझिएगा, फिक्स किसे कहेंगे और करंट किसे कहेंगे? जिनकी समय अवधि यानी कि कार्यकाल, ये ऋषिकेश हम ही से पढ़ लो पहले, या फिर बोलो तो उनको बुलवा दें, वही पढ़ा दें। आप ही पढ़ा दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। आर्गुमेंट करने में माहिर है। सुनिएगा, संपत्ति कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक फिक्स एसेट और एक करेंट एसेट। थोड़ा इसको समझने वाली बात है। जिनका कार्यकाल या समय अवधि 1 वर्ष से ज्यादा होती है वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे बताइए, मार्कर क्या है? संपत्ति है कि क्या है, कुछ और है? ये भी स्टेशनरी में आता है ना, मार्कर भी। तो ये भी संपत्ति, इस गायत्री की संपत्ति है। मार्कर क्या है? इस गायत्री, इस बिजनेस का संपत्ति है। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या लगता है, फिक्स होगा करंट होगा? क्योंकि 1 साल के भीतर ही खत्म हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर और कैश। कैश क्या है? करंट एसेट्स। भैया पैसा आज है कल नहीं होगा, या कहीं उठा दिए कहीं कुछ खराब, समझ रहे हैं ना? तो समझ में आ गया, फिक्स किसी कहते हैं, करंट किसी कहते हैं? जिनकी समय अवधि 1 वर्ष से कम हो फिक्स कहते हैं, करंट कहते हैं। और जिनकी समय अवधि ज्यादा हो 1 वर्ष से उन्हें फिक्स कहते हैं। नहीं नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनम्। हाँ, 2 ही 4 किस्में से, इसमें कितने लोग को बांटेंगे? भेदभाव हो जाएगा ना। प्रसाद प्रसाद होता है। और अब I'm your big fan, not you, your English. और सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो तुम्हारा था, वो रुआ खड़ा होने वाला वो मैं, आई विल नेवर फॉरगेट इट। माय हेयर इज स्टैंडिंग या स्टैंड अप, इट्स ओके, बट आई ऑलवेज रिमेंबर। ओके, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे हैं एसेट्स के बारे में। अब जो बातें मैंने समझाई वो पढ़ दूं मैं, आप सुन लें। वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? याद रहना चाहिए, कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे आप मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। भाई, टैक्स है तो उसका कोई ना कोई प्राइस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये मनी के रूप में आप एक्सप्रेस कर पाए, वही आपकी संपत्ति है। कैश आदि सब हो सकते हैं, कंप्यूटर है, जैसे भवन है, कंप्यूटर है, कैश है। 2 भागों में बांटा गया है, फिक्स और करंट। फिक्स ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जिनका समय, जो लंबे समय तक चलेंगे, जो लंबे समय तक चलेंगे वो क्या है? फिक्स है। अब मार्कर खरीद लिए और यूज न करे और कह दे कि फिक्स है, मार्कर खरीद के रख दे पेटी में और यूज न करे, साल भर के बाद निकाले 1 जनवरी को, तो कहेगा फिक्स हो गया। नहीं, नॉर्मल तरीके से सोचेंगे आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच नहीं लगानी है। और करंट एसेट किसे कहेंगे बच्चों? जो एक समय के हिसाब से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे एसेट जो शॉर्ट टर्म पे, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है,
उसे फिक्स एसेट्स कहेंगे, और जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्हें करेक्ट। समझ आ गया ना एक लाइन में? तो आपका तरीका है जैसे आप एक्सप्लेन करना चाहें, कई सारे डिफिनेशन मैंने बता दिए, जैसे कि स्टॉक बिल जो प्राप्त होने वाला है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सारे। बैंक बैलेंस भी क्या होता है? एसेट्स ही होता है, लेकिन कैसा एसेट्स होता है? करेंट एसेट्स होता है। अब अगला है लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी का मतलब बच्चों होता है दायित्व। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या याद कर लीजिए। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? अगर हमने कोई चीज किसी से लिया है तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उसको उस चीज वापस करें। जैसे एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा। शादी विवाह में आपने देखा होगा, लड़कियां जाती हैं दूसरे दूसरे घर से तो बेलन चौकी मांग लाती हैं, मांगती हैं। फिर उसी की जिम्मेदारी भी होती है कि अगली सुबह जब बेलन चौकी वाला काम हो जाएगा तो वापस उनके घर पहुंचा देती है। या ऐसे नॉर्मल में भी समझ जाइए कि मान लीजिए आपके एक मेडिकल शॉप है, क्या है, और आपके वहां एक कस्टमर आ गया, ये त्रिभुवन मान लो आ गया है दवा लेने को, लेकिन वो दवा आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो चाहेंगे नहीं ना कि आपका कस्टमर खाली हाथ जाए। तो आपने अपने छोटू को भेज दिया बगल वाले मेडिकल स्टोर पे, जाओ छोटू वहां से क्या लेके आ जाओ, दवा लेके जाओ। वो छोटू दवा लेके आया, आपने त्रिभुवन को वो दवा दिया, त्रिभुवन से पैसा लिया 100 रुपया और त्रिभुवन को जाने दिया। त्रिभुवन का काम खत्म, उसका रोल कट कर दिया जाए। अब आपके ऊपर दायित्व तो क्या बना कि अब आप या तो उस मेडिकल स्टोर वाले को पैसा दे दें, या फिर जब आप भी मेडिसिन मंगाइएगा स्टॉक, उसमें से एक पत्ता उसको वापस कर दीजिए। यही हुआ ना? तो ये आपका क्या है? दायित्व। तो कोई भी चीज आपको देना है तो वो आपका क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, दायित्व एक चीज आप आपने यूज करते होंगे बार बार, प्रीपेड और पोस्टपेड। नाम सुना है प्रीपेड और पोस्टपेड का? तो प्रीपेड क्या है और पोस्टपेड क्या है, कुछ बताएंगे आप लोग? प्रीपेड सर मतलब ये होता है कि हम उसका प्लान पहले ही खरीद लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। और पोस्टपेड मतलब ये होता है कि हम उसको पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सब बढ़िया है, सही बोला है। प्रीपेड का मतलब होता है कि प्री का मतलब पहले, यानी प्रीपेड कहता है कि पहले भुगतान करिए और तब लाभ उठाइए। और पोस्टपेड क्या कहता है कि पहले लाभ उठा लीजिए फिर उसका भुगतान करिए। जैसे हम लोग जो सिम यूज करते हैं, हम लोग रिचार्ज करते हैं, फिर वो हमें वैलिडिटी देता है कि आप 28 दिन या 56 दिन जो भी है आप इतने दिन तक यूज करें। हाँ, इसमें एक और चीज भी है, आप यूज करें ना करें उस वैलिडिटी टाइम में वो चीजें एक्सपायर हो जाती है। फिर आप रिक्वेस्ट नहीं करते अरे प्लीज 2 दिन और दे दीजिए, हम यूज नहीं किए थे, परसों तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन पोस्टपेड में क्या है फायदा कि जितना यूज करेंगे सिर्फ उतना ही पेमेंट करेंगे। और पोस्टपेड में क्या है कि पहले यूज कर लीजिए फिर आपका बिल तैयार किया जाएगा कितना आप यूज किए। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? पोस्टपेड है, पहले 1 महीना यूज करते हैं और बाद में भुगतान करते हैं। और जो हम फोन सिस्टम बतिया रहे हैं वो क्या है? ज्यादातर लोग प्रीपेड यूज करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पोस्टपेड सिम चलाते हैं। महंगा पड़ता है क्योंकि मान लीजिए इतना आप प्रीपेड से हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दुकान है, आपको डाटा की ज्यादा जरूरत है, तो 1.5 GB में थोड़ी काम होगा। 1.5 GB तो आप ही लोग सदा दे रहे हैं रील्स में, मेहनत करके बेचारा। मॉर्निंग में ही 50% का मैसेज आ रहा है, 90% का। तो ये सब बातें हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर, बहुत अच्छी। आगे चलें। और पोस्टपेड का मतलब, प्रीपेड का मतलब समझ आ गया? तो बताइए प्रीपेड लाइबिलिटी है कि पोस्टपेड लाइबिलिटी? दायित्व। पोस्टपेड, वेरी गुड सुनील, चंदन, बहुत बढ़िया चंदन, वेरी गुड। क्योंकि जो लाभ ले ले और फिर हमें भुगतान करना हो वही दायित्व कहलाता है। अगर हम कोई चीज लोन लिए हैं तो लोन चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे, ये हमारा क्या है? दायित्व। और जो चीज हम प्राप्त कर चुके हैं वो हमारी संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? वो चीज संपत्ति कहलाती है। जो चीज दे चुके हैं मतलब कि पा रहे हैं, जैसे मान लो हम पुष्कर सर से एडवांस पैसा लिए सैलरी, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा। क्योंकि अब मेरा दायित्व क्या बनता है, या तो मैं उनके अंडर में काम करके वो पैसा चुकवाऊं या फिर उनका पैसा कैश में वापस कर दूं, यही ना? ये मेरा दायित्व है।
लेकिन उनके लिए क्या कहलाएगा? संपत्ति कहलाएगा। उन्होंने एडवांस दे दिया है तो उनके लिए क्या कहलाएगा? संपत्ति है। लेकिन मैंने एडवांस लिया है, यानी कि अब हमें सेवा देना पड़ेगा कि नहीं? तो सेवा करना पड़ेगा ना, यानी भुगतान करना पड़ेगा ना, तो ये हमारा दायित्व है। तो कोई भी चीज अगर देना है तो दायित्व है। अब कोई चीज मिल गया है तो आपका संपत्ति है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। दायित्व का मतलब समझ में आ गया? वही बात लिखा हुआ, वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को देना है, उस पर क्या कहलाएगा? वो लायबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर से आपने कोई माल उधार खरीद लिया, सामान उधार खरीद लिए हैं, तो क्या भूल जाते हैं खरीद के? हाँ, देते हैं कि नहीं देते हैं? ये आपका क्या कहलाएगा? और आज के लिए इतना ही। दर्द हो रहा है। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है इतना में?